तो देखो मुझे बताओ मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अब नॉर्मेलिटी में हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले नॉर्मेलिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्या हम एन फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। तो क्या हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं? आप ये नहीं बोल सकते सर नॉर्मेलिटी समझ नहीं आया। नॉर्मेलिटी समझ आ भी नहीं सकता क्योंकि एन फैक्टर की कोई डेफिनेशन नहीं है। चलो फॉर्मूला बताओ मेरे को। नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन व्हाट, लीटर। अगर ml में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000। क्या मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख दूं? यहां हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बताओ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्या होता है? मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर बोल सकता हूं मैं एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो आप याद रखें। नानी बराबर एन मम्मी, याद करने की। या नानी बराबर एन मौसी, नानी एक होती है मौसी कई हो सकती है। केमिस्ट्री से प्यार कैसे करें? बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री से प्यार कैसे करें, इसका आंसर क्या दिया जाए? वैसे तो इस उम्र वर्जित है पर केमिस्ट्री से कैसे करें ये बताया जा सकता है। देखो केमिस्ट्री से प्यार हो नहीं सकता है, पहले पूरी बात सुन लेना। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, देखो इस बात को समझो, हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना उसमें कई सारे फ्लॉज हैं, उसमें कई सारी गलतियां हैं। बेसिकली हम लोग कई सारी लिमिटेशंस के साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को केमिस्ट्री कई बार ऐसा होगा तुम्हें कि तुम्हें फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगी, मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगी, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कम आता है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, आयंस की दुनिया पढ़ रहे हैं, भगवान जाने होती भी है या नहीं, है ना। कि साहब रदरफोर्ड आएंगे वो एक मॉडल देंगे, फिर बोहर आएंगे वो एक मॉडल देंगे, फिर हाइजनबर्ग आएगा वो कहेगा सबके मॉडल गलत हैं और सही मॉडल कोई है ही नहीं, और फिर भी हम बोहर वाला ही वही गोल 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 घुमा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी केमिस्ट्री में हैं। अब चक्कर क्या होता है, 11th-12th में टीचर की एक लिमिटेशन होती है। जैसे जब मैं 11th-12th में था ना तो मुझे भी चीज़ें बहुत कम समझ में आई थी, नो डाउट, है ना। फिर आगे मैंने केमिस्ट्री से और आगे परस्यू किया तो मुझे समझ में आया, मास्टर्स तक पहुँचते पहुँचते अच्छा चीज़ें ऐसे होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 11th-12th में जब आप पहुँचते हो तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँ। अब जब मैं दिखा रहा हूँ उनको देखने के लिए आपका दिमाग थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ब्रॉड, कि भाई आप उन चीज़ों को समझ पाए। अब उनको दिखाने से क्या होता है, क्लास 2 भागों में बढ़ जाती है एकदम से, क्योंकि एक को तो वो दिख जाता है, कुछ होते हैं सारा जी जैसे, उनको वो नहीं दिखता, है ना। तो जैसे ही आपने देखा कि एक को तो समझ में आ गया और एक को समझ में नहीं आया तो आपको ऐसा लगता है यार केमिस्ट्री बोरिंग है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मान लो मैंने वो पार्ट आपको नहीं दिखाया, मैं केवल पढ़ाता पढ़ाता चला गया, आपके क्वेश्चंस तो हो जाएंगे पर आपको ये नहीं समझ में आएगा सर हो क्या रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो केमिस्ट्री से वैसे प्यार नहीं हो सकता। हाँ, केमिस्ट्री में ये हो सकता है कि अगर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाने की आदत हो गई और आपसे बनने लग गए
तो आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा बिना ये जाने कि हो क्या रहा है। आप समझ गए मेरी बात? तो केमिस्ट्री इस मामले में थोड़ी सी नालायक सब्जेक्ट, बट अगर हम वैसे देखें तो केमिस्ट्री किसी वरदान से कम नहीं है। अगर मैं जेई की बात करूं तो तीनों सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है केमिस्ट्री। इवन नीट में ऐसा माना जाता है कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन मैंने ऐसे भी बच्चे देखे मेरे से ही पढ़े हुए थे, उन्होंने बायो से ज़्यादा केमिस्ट्री। क्यों? बस मेरी बात मान। बात मानने का सेंस क्या है? जैसे अगर मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँगा तो मैं नीट के लिए पढ़ाते पढ़ाते जेई मेन जेई एडवांस तक ले जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं है एनटीए की बुद्धि कब फिर जाए। एनटीए बहुत इस समय अनस्टेबल चल रहा है, कभी बहुत टफ पेपर बना देता है, कभी बहुत इजी पेपर बना दे रहा है, तो कुछ भी उसका सेटल डाउन नहीं है। जैसे नीट 2025 का पेपर देख लो, फिजिक्स तो ऐसी आई, लोग बता रहे हैं कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। केमिस्ट्री में जेई एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए। अब मैंने जेई एडवांस के क्वेश्चन करा रखे थे नोटबुक में, जो करा रखे थे, जिन बच्चों ने कर रखे थे, उन्होंने तो उस क्वेश्चन को सोचा भी नहीं, आंसर टिक किया। एडवांस का क्वेश्चन अपने आप में दिमाग में छाप छोड़ जाता है। अब एडवांस का है, उसको आप इतना लंबा सॉल्व करते हो, इतना ध्यान देते हो उस क्वेश्चन पे कि उसका आंसर याद हो जाता है ना। तो क्या उन लोगों को प्यार हो गया था केमिस्ट्री से? नहीं, प्यार तो तब भी नहीं हुआ था, बट उनसे केमिस्ट्री सॉल्व होने लगी। तो इनडायरेक्टली क्या है, हमसे जैसे जैसे केमिस्ट्री सॉल्व होने लगेगी ना, हमें ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगेगा कि हमें उससे प्यार हो गया है, पर एक्चुअल में प्यार कभी होगा नहीं। ये चीज़ है। और हमारे आईआईटी में प्रोफेसर थे थर्मलिंगम पुण्यमूर्ति, वो एक बात कहा करते थे, साउथ के थे, है ना, एक बात कहा करते थे, इंग्लिश में बोलते थे, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ कि आसान और टफ कुछ नहीं होता, या तो आता है या नहीं आता। सिंपल सा है, आता है इजी, नहीं आता टफ। जैसे अगर मैं मान लो कल इक्विवेलेंट वेट ना पढ़ाता और मैं तुम्हें टेस्ट में क्वेश्चन दे देता H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ, बताओ ये इजी क्वेश्चन होता है या टफ? बहुत टफ। नहीं, जबकि कितना सिंपल था, क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट में एन फैक्टर से। अब पढ़ लिया, अब जान गए, अब क्या हो गया, कैसा हो गया ये बाजी, नाम सही लिया ना। तो इसलिए बस आप पढ़ने पे ध्यान दो, टफ और इजी के चक्कर में मत पढ़ो। अपने दिमाग में कुछ भी नैरेटिव मत बनाओ कि ये टफ है, इजी है, क्योंकि अगर आपको नीट या जेई क्वालिफाई करना है तो चाहे तीनों सब्जेक्ट में कोई चीज़ टफ हो, चाहे तीनों सब्जेक्ट में कोई चीज़ इजी हो, आपको सब पढ़नी। आपके पास ऑप्शन, समझ गए? मैं तो ये कहता हूँ जबकि जो चीज़ ज़्यादा टफ लग रही है उसको ज़्यादा समय दो। हम उल्टा करते हैं, और जो चीज़ समझ में आने लगती है हम उसको और ज़्यादा करने लगते हैं। हाँ, वो हमारा ईगो आ जाता है बीच में, अरे इसमें मज़ा आ रहा है, चलो इसको और अच्छा कर लेते हैं, डोपामिन रिलीज करती रहती है बॉडी। लेकिन जो चीज़ टफ होती है उसको हम छोड़ देते हैं। ये मत करना। तुम्हें जो चीज़ टफ लग रही है, अगर तुम्हें लग रहा है केमिस्ट्री टफ है, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ो। तुम्हें लग रहा है मैथ्स टफ लग रही है, मैथ्स ज़्यादा पढ़ो। तुम्हें लग रहा है नहीं सर मुझे इस पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत होती है कि मुझसे मोल्स के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, तो मोल के न्यूमेरिकल ज़्यादा करो। ये नहीं कि मोल छोड़ ही देते हैं, ये होता नहीं। हाँ तो पढ़ा देंगे और क्या है। चलो खैर अभी आ जाओ इधर। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या फिर नॉर्मेलिटी बराबर एन फैक्टर इनटू पोलैरिटी। ठीक है, चलो एक दो सवाल करते हैं। वो बुक देना, वो सवाल भी करा देंगे। मैं अपना टारगेट देखो ऐसा बना लो, केमिस्ट्री में मैंने तुमसे कहा था अपन का टारगेट है हम फरवरी में सिलेबस कंप्लीट कर लें, मतलब बेसिक बेसिक जितना हो सकता है सबका मैं करा दूं।
फिर आप चिंता मत करो, मैं 11 से लेकर 12 तक के जितने भी चैप्टर हैं, लगभग 30 चैप्टर हैं, उन 30 चैप्टर में से जितने भी टॉपिक्स हैं सबका थोड़ा 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 आपको पढ़ाऊंगा, सबका थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जितने भी मैंने एंट्रेंस में क्वेश्चन देखे हैं वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ भी चीज़ उठा लेता है। जैसे सॉलिड स्टेट में एक आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी एक इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मैंने देखा एंट्रेंस में वो क्वेश्चन आ रखा है 2025, वो 12th क्लास का पहला चैप्टर है जो कि नीट से हट चुका है 2 साल पहले। एन फैक्टर 2 होगा ना H2SO4 का, 2H छोड़ेगा ये। देखो नॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है नहीं तो उसकी जगह क्या लिख दो, मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना, अपॉन वॉल्यूम। क्या तुम्हें मोल्स पता है? नहीं, पर वेट पता है ना, तो मोल्स कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है, तो मोल्स कितने आ गए 1, H2SO4 का इनफैक्टर, और वॉल्यूम भी कितना है, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, लीटर में ही तो चाहिए। अच्छा ठीक, देखो यहां पर ग्राम में मास है और ये मोलर मास है, मोलर मास की यूनिट बोलो, पर मोल, ग्राम से ग्राम। बेसिक डाउट था जो आपका क्लियर कर दिया, समझ गए, अच्छा डाउट था उसका, लेकिन कि भाई यहाँ ग्राम है और यहाँ लीटर है तो ये तो ग्राम पर लीटर हो गया, ऐसा नहीं है। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, इतने ग्राम पर मोल, है ना। क्वेश्चन कौन से चैप्टर में दिया था वो, इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकंड यही है ना। देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एन फैक्टर निकालने के तरीके सिखाए थे, कौन कौन से सिखा दिया था, एसिड, बेस और सॉल्ट। एन फैक्टर रिएक्शन में कैसे निकालते हैं वो देखो, वो पूछा है उसने, एन फैक्टर इन रिएक्शन, बड़े ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज। जैसे मान लो H2SO4 है, मैंने इसकी रिएक्शन तुमसे किससे कराई, NaOH, क्या बनेगा मुझे बताओ, Na2SO4 प्लस 2 पानी, सही है, यहां लगा देता हूं, सही किया मैंने। अच्छा ऐसा लग रहा है, देखो ध्यान से, कि ये बेस था, इस बेस ने यानी कि इस OH माइनस ने यहां एसिड के दोनों H प्लस निकाल लिए और क्या बन गया, 2 पानी के मॉलिक्यूल, ये बात समझ पाए आप, और बदले में दोनों सोडियम यहां SO4 से जाके चिपक गए। क्या ये काम एक बार भी हो सकता था, मतलब H2SO4 में 2 H हैं, एक NaOH आता तो वो अपने अंदर से एक OH माइनस छोड़ता, वो एक OH माइनस यहां से कितने H चुराता, एक चुराता, तो यहां पे एक सोडियम लगता और HSO4 एज इट इज रहता। ये बात समझ में आ गई आपको, तो यहां क्या बना, सोडियम सल्फेट, और यहां क्या बना, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। दिल पे हाथ रख के बोलो, यहां H2SO4 ने कितने H छोड़े हैं, 2, और यहां कितने छोड़े हैं, और मैंने क्या बताया था, एसिड जितने H प्लस छोड़ता है उसका एन फैक्टर वही होता है। तो जब मुझे कुछ ना दिया होता, सोल्यूशन दे दिया है, तो मैं मान के चलूंगा H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अंदर जितने H प्लस होंगे वो सारे के सारे छोड़ देगा, पर क्या यहां पर 2 छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, तो यहां पर इस एसिड का एन फैक्टर कितना हुआ, लेकिन यहां पे इस एसिड का एन फैक्टर कितना हुआ, 1, क्योंकि यहां पे इसने कितने H छोड़े, हाँ बिल्कुल रिलेशन, एसिड कितने H प्लस छोड़ता है उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। एसिड की डिफाइन होती है बेसिसिटी, याद रखना, ये थोड़े उल्टे टर्म हैं, एसिड की हम क्या डिफाइन करते हैं, बेसिसिटी, और बेस की क्या डिफाइन करते हैं,
एसिडिटी, है ना। तो यानी कि एसिड कितने H+ छोड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स बेसिसिटी। बोलो ठीक है ना। लेकिन ये चीज ट्रू केवल किसमें है, एसिड में। तो अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए n फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेसिसिटी, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। n फैक्टर तो सॉल्ट का भी हो सकता है ना, n फैक्टर तो बेस का भी हो सकता है ना, लेकिन एसिड बेसिसिटी केवल किसकी होगी, एसिड। ये बात क्लियर है आपको, बाजी क्लियर, क्लियर हुआ, इतना क्लियर नहीं हुआ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला सॉल्ट की बेसिसिटी होगी, मैंने बोला सॉल्ट का n फैक्टर होगा। n फैक्टर बेस का भी हो सकता है, n फैक्टर एसिड का भी हो सकता है, और n फैक्टर सॉल्ट का भी हो सकता है। ठीक है ना, कल मैं सिखा चुका था कैसे निकालते हैं, आप थे नहीं, अभी सिखा देंगे आप, ठीक है। लेकिन बेसिसिटी केवल किसकी डिफाइन होगी, एसिड। तो क्या एसिडिटी, बेसिसिटी और n फैक्टर हमेशा बराबर होंगे, क्या एसिडिटी और n फैक्टर हमेशा बराबर होंगे। मेरी बात क्लियर है आपको, क्लियर। अब बड़े ध्यान से सुनना। तो यहां n फैक्टर कितना हो गया, यहां n फैक्टर कितना हो गया। तो अगर मैं कहूं इस रिएक्शन में मुझे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट लिख के दिखाओ, तुम क्या बोलोगे, 98 डिवाइडेड बाई 2, सही है। और अगर मैं यहां लिखने को बोलूं तो बोलोगे 98 डिवाइडेड बाई, सही है। अगर मैंने तुमसे बोला कि इस सॉल्यूशन में या इस रिएक्शन में H2SO4 की मोलैरिटी 2 मोलर थी, तो बताओ नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, नानी बराबर n मम्मी, अभी रटवाया। तो n फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 4 नॉर्मल। जैसे मोलैरिटी का होता था मोलर, मोलैलिटी का होता था मोलल, ऐसी नॉर्मेलिटी का होता है नॉर्मल। कहीं पे लिखाओ नॉर्मल सोल्यूशन, इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितनी है 1। कहीं लिखाओ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, हाँ। कहीं लिखाओ डेसी नॉर्मल, और कहीं लिखाओ सेंटी नॉर्मल। क्या ये वाली बात समझ गए आप, ठीक है। वापस आओ, अगर मैं तुमसे कहूं यहां H2SO4 की मोलैरिटी 2 मोलर थी, बताओ नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 2 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर n फैक्टर, मेरी बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, अब देखो ये एसिड तो ऐसा था जो कि अपने अंदर से दोनों H+ छोड़ सकता था। अब कुछ बदतमीज एसिड भी होते हैं, ये लिख लिया आपने, क्योंकि ये आ चुका है तो अब मैं वो वाला पार्ट तुम्हें पढ़ा रहा हूं जो मैंने कल छोड़ दिया, ये सोच के कितना आया ही नहीं। मैंने तुमसे बोला था ना n फैक्टर लगभग 2-3 घंटे पढ़ाया जाता है, वीडियो में गई है ये वाली बात, है ना। मैं तुम्हें लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, तो आगे का पढ़ा दिया आज क्वेश्चन। पूरा अभी कहाँ पढ़ाया है, पूरा तो अब भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाएंगे मार्च में, पढ़ाएंगे खूब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। इतना पढ़ाएंगे बोलोगे रुक जाओ। हिदा जी मजा आ रहा है, AMU प्रिपरेशन, लिखिए, लिख नहीं रही, क्या हुआ, रियलिटी चेक मिल गया, ये समझ में आ गया। हाँ तो बस अभी इसको लिखो, ज्यादा मत सोचो। यही कारण था मैं पहले तुम्हें बेसिक करा रहा था, ये इसीलिए करा रहा था, एक बार तुम्हारा पूरा बेसिक हो जाता फिर मैं हाई लेवल शुरू करता, तो जबरदस्ती टोक टोक के टोक टोक के छेलो, बहुत टोका है। हाँ पर ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ डरना नहीं है, ना रोना है, ना आंसू लाने आंखों में, चलने देना है ऐसे ही। शिवाजी आपको क्लियर है, कोई डाउट, ये डन। आओ कुछ बदतमीज एसिड दिखाते हैं आपको, नहीं नहीं
जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर पता है तुमको? चलो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ स्ट्रक्चर। देखो, फोस्फोरस का ऑक्सीजन पर स्ट्रॉन्ग क्रश है, तो जब भी फोस्फोरस और ऑक्सीजन एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों हाथों से गले मिल लेते हैं। तो फोस्फोरस ऑक्सीजन को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और ऑक्सीजन फोस्फोरस को। फोस्फोरस और ऑक्सीजन का अगर कोई कंपाउंड मिला तो आप ये बनाए बिना मानना मत, मतलब ये तो आपको बनाना ही बनाना। और बाकी जितने हाइड्रोजन हो पहले उनको कोशिश करना ऑक्सीजन से लगाने की, ऑक्सीजन से ना लग पाए तो फिर उनको कोशिश करना डायरेक्ट फोस्फोरस से लगाने। जैसे मैंने तुमसे कहा H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? P को डबल बॉन्ड O से जोड़ दोगे, जोड़ दिया। अब कितने ऑक्सीजन बचे सर? 3, 1 2 3, हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन भी कितने बचे हैं? 3, 1 2 और 3। फोस्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। फोस्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। ये रट लो आपके लिए। तो 1 2, ऑक्सीजन कितने बनाता है न्यूट्रल फॉर्म में? 2। फोस्फोरस कितने बनाता है न्यूट्रल फॉर्म में? 5। तो ऑक्सीजन ने भी अपनी वैलेंसी पूरी कर ली और फोस्फोरस ने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया, है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना कोई कंपल्शन नहीं है। ऑक्टेट रूल एक घटिया रूल है जो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ते हैं, 10th तक पढ़ेंगे खूब, 11th में रिजेक्ट कर। तो अब मुझे बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं? 3। जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे याद रखना वही पानी में निकलेंगे। यानी कि अगर मैं H3PO4 को पानी में डालूं तो पानी में जाके H3PO4 कितने H+ छोड़ देगा? 3। तो H3PO4 का इनफेक्टर कितना हो गया? H3PO4 की बेसिसिटी कितनी हो गई? रुक जा, भी चल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इतना हो गया। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? इसका एन फैक्टर कितना हो गया? आओ अब चलते हैं H3PO3 पर। बनाओ इसका स्ट्रक्चर, कोई बोलेगा नहीं, बस कॉपी में बना लो जैसा भी आए। सबसे पहला काम क्या करोगे? डबल बॉन्ड O। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 2। कितने हाइड्रोजन बचे? तो पहले तो एक एक पूरा करो। अब एक बच गया तो मजबूरी है उसको किससे लगा देंगे? बताओ कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं? पानी में कितने जाएंगे? एन फैक्टर कितना हो जाएगा? बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी? तो एन फैक्टर भी 2 और बेसिसिटी भी। क्लियर? H3PO2 करो। गैस का बन आया? क्या स्ट्रक्चर ऐसा बना? क्या आप लोगों को समझ नहीं आया? तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? अगर तुम लोगों का दिल मजबूत है और क्या तुम लोग मनुष्य हो ये प्रूफ करना चाहते हो, बनाओ। करना नहीं है, जो जो सिखाया वैसा वैसा फॉलो करते चलो, है? नहीं, वो H2S2O7 होता है। यहां कितने फोस्फोरस हैं? क्या दोनों चाहेंगे मुझे एक एक ऑक्सीजन मिले? दोनों को दो पहले। बोलो भाई, ठीक है। कितने हाइड्रोजन बच गए? एक OH, एक OH, एक OH, एक OH। कितने ऑक्सीजन बच गए? नहीं, कितने बच गए? एक बचा। एक ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2। इस फोस्फोरस के कितने बचे हैं? 1। इसका भी कितना बचा है? क्या आपको फील आ गई क्या होगा? फिर से सुनो, मुझे बनाते हुए देखो, जब मैं बोल रहा हूं तो नीचे मत देखो। सबसे पहले 2 फोस्फोरस थे, दोनों फोस्फोरस को किससे जोड़ा तुमने? इतना काम हो गया। अब कितने हाइड्रोजन है? और हमने कसम खाई है हाइड्रोजन को सबसे पहले किससे जोड़ने की कोशिश करेंगे? जोड़ो OH। अब एक OH अगर इसको दिया है तो एक इसको भी दो।
क्योंकि दोनों का बराबर क्रश है ऑक्सीजन पर। तुम ये नहीं कर सकते सर पहले 2 इसको दे दें फिर 2 इसको दे, नहीं, ये चीटिंग है। अगर 1 इसको दिया है तो फिर 1 को दो, फिर अगला तुम इसको दे सकते थे तो फिर 1 इसको भी दो। अगर मान लो तुम इसको दे सकते थे और इसको नहीं दे सकते थे तो इसको भी नहीं देते। अभी कराऊंगा वो केस। क्या 4 OH जुड़ चुके हैं? अब सब देख लो, एक ऑक्सीजन की कमी है। फोस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, दोनों फोस्फोरस ने 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, एक और बन सकता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो बीच में ऑक्सीजन रखो तो लोग सेटिस्फाई। समझ गई? अगर समझ गई हो तो मुझे जल्दी से बताओ H4P2। अच्छा मुझे ये बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी? 4। इसका एन फैक्टर कितना? 4। अब सुनो, कई लोग हैं जो घटिया ट्रिक बनाते हैं और बच्चों को उसमें मजा आता है। बोलते हैं जितने ऑक्सीजन है -1 कर दो, वही एन फैक्टर है। कितने ऑक्सीजन है? -1 करो, कितना है एन फैक्टर? अभी 3। कितने ऑक्सीजन है? -1 करो, था भी 2। कितने ऑक्सीजन है? -1 करो, था भी 1। बोलो भाई कितने ऑक्सीजन है? -1 करो, या तो हाइड्रोजन। जब ऐसी ट्रिक बताई जाती है तो एग्जाम्पल भी बस यहीं पर रोक दिए जाते हैं। अरे वाह, ये तो है वो टीचर, मैं बरसों से तलाश थी। ऐसी घटिया ट्रिकों से स्ट्रक्चर बनाइए और निकालिए। चालू हो जाइए। H4P2O6, क्या दोनों फोस्फोरस को स्ट्रॉन्ग क्रश है ऑक्सीजन पर? अब बारी बारी पूछो, क्या तुम्हें OH चाहिए? हाँ। क्या तुम्हें भी चाहिए? हाँ। क्या तुम्हें भी चाहिए? क्या तुम्हें भी चाहिए? अब दोनों अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे का प्यार बांटेंगे। सही बना? कितना एन फैक्टर हो गया? 4 हो गया। मेरी बात क्लियर है? अगर आपको मजा आ रहा है और आप मनुष्य हैं तो जल्दी से अब इसका आंसर जिससे पूछेंगे वो बताया। कोई अगर बोला मैंने गर्दन काट देनी, जो बोली सुन लिया। देख रहा हूं जो गलत बनाएगा उसी से पूछ लेंगे, फिर उसकी बेइज्जती करेंगे में। पूछो पूछो, फोस्फोरस बताएगा क्या करना है। गुड। सबसे पहले फोस्फोरस से पूछो, फोस्फोरस बोलेगा 2 ऑक्सीजन पूरे हो गए, टोटल कितने हैं? क्या इसको OH दे सकते हो? तो जब इसको दिया तो इसको भी, कितने ऑक्सीजन पूरे हो गए? 1 बचा। क्या इसको OH दे सकते हो? दे तो सकते हैं, पर फिर इसको भी देना पड़ेगा, और ये बुरा ना माने इसलिए किसी को भी, फिर उस ऑक्सीजन का क्या करेंगे? पर कुछ बच गया है अभी, 2 H बच गए, 2 किसको दे दो? बताओ कितना है एन फैक्टर? अरे कि मतलब जितने एसिड उतने ही तो सिखा पाऊंगा। बहुत केस बनते हैं यार, एन फैक्टर में बहुत पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। एसिटिक एसिड का एन फैक्टर, वीक एसिड के एन फैक्टर वैसे डिफाइन नहीं होते हैं। बॉन्ड कहां कॉम्प्लेक्स? बॉन्ड बहुत क्यूट है उसका। वैसे ये सब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सीखोगे स्ट्रक्चर, ये है एसिटिक एसिड। उसकी ट्रिक अलग है, भी उसमें नहीं जाते हैं, फिर अब चैप्टर से भटक जाएंगे, एन फैक्टर पे वापस आते हैं। तो क्या आप ऑक्सी एसिड्स ऑफ फोस्फोरस के स्ट्रक्चर बनाना सीख गए? मैंने एक शब्द लिया अभी, क्या? ऑक्सी एसिड। क्या होता है ये ऑक्सी एसिड?
हाँ, टर्शियरी नहीं, वैसे टर्नरी बोलते हैं। हाँ, ये टर्नरी कंपाउंड्स होते हैं। टर्नरी मतलब जिनके अंदर 3 एलिमेंट होंगे। मार्क माई वर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं 3 एटम होंगे, मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, 2 फिक्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट। एटम कितने भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन 4 थे, उनसे मतलब नहीं है। एलिमेंट गिनो कितने हैं, एक हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। लेकिन पूछो एटम कितने हैं, 5, तो 7 और 4 11। एटम 11 हैं पर एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट 3 है। मेरी बात समझ गए आप? ठीक। तो ऑक्सी एसिड्स, या कुछ लोग इनको ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं, ये वो होते हैं जिनमें एक हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन हो और एक कोई, हाँ समझ गए मेरी बात? तो जैसे फोस्फोरस नॉन मेटल है, इसको छुपा के ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन आ गया। चलो मुझे बताओ, क्या HClO एक ऑक्सी एसिड है? क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक नॉन मेटल है। क्या मुझे बताओ H2SO3 ऑक्सी एसिड है? क्या मुझे बताओ HNO3 ऑक्सी एसिड है? क्या बताओ HNO2 ऑक्सी एसिड है? समझ गए ऑक्सी एसिड क्या है? बोलो। एक होते हैं हाइड्रा एसिड, एक कौन से होते हैं, हाँ हाइड्रा एसिड होते हैं, जिसमें सबसे पहले ये कैसे कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड का मतलब इनमें केवल 2 एलिमेंट, एटम कितने भी हो सकते हैं पर एलिमेंट कितने होने चाहिए, 2। एक होगा और एक होगा कोई, ठीक है। और याद रखना वो नॉन मेटल, क्यों, अगर वो ऑक्सीजन हुआ, मतलब एक्सेप्ट वाटर, ओ मत लिखो, मतलब ओ का तो H2O2 भी हो सकता है ना, ऐसे लिख लो। ये डेफिनेशन कहां नहीं चलेगी, H2O में। क्यों नहीं चलेगी, एसिड नहीं है, एक्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल दो, हाँ HCl, HF, HBr, HI, और देखो H2S, क्या? अच्छा, जरूरी नहीं है वो सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और नॉन मेटल हो वो हाइड्रा एसिड हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। जैसे H2O दिखा दिया मैंने, वो एसिड ही नहीं है ना, क्योंकि हाँ NH3 वैसे बेस है, वो एसिड नहीं है। पर वैसे एसिड और बेस देखा जाता है रिलेटिवली, हाँ, कि अगर मैं NH3 से अच्छा बेस लिया आया तो NH3 एसिड बन जाएगा फिर। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी थोड़े बड़े हो जाओगे, 11वीं क्लास में पहुंचोगे तो एक रिएक्शन पढ़ोगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं है, नाइट्रेशन में क्या करोगे, तुम्हें मिक्सचर मिलेगा HNO3 और H2SO4 का। क्या दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं तो कमबख्त ये बन जाता है बेस और ये बन जाता है, क्यों क्या, अरे तुम ये देखो ना, मान लो 2 डॉन है, मान लो तुम मऊ की डॉन हो, ये अलीगढ़ की डॉन है, ठीक है। अब दोनों मिली तो बड़ा डॉन कौन, तो चाहे मऊ वाला बोल लो चाहे अलीगढ़ वाला बोल लो, तो फिर अब दोनों में पूछा जाए डॉन कौन है इसमें से, जो बड़ा वाला है। तो वैसे दोनों एसिड हैं, पर दोनों जब सामने आ गए तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जल्दी H कौन छोड़ देगा, स्ट्रॉन्ग वाला, तो वो कौन है, H2SO4। तो अगर इसने H छोड़ दिया तो इसको बदले में H देना पड़ जाएगा, और अगर इसने H ले लिया तो ये क्या हो जाएगा। हमने यहां से एक बात और सीख ली, एसिड वो जो H प्लस डोनेट करें, बेस वो जो H प्लस एक्सेप्ट करें, और ऐसे एसिड बेस पेयर को बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं, वो कहां से कहां पहुंच, जल्दी से छापो, आगे बढ़ो। नहीं,
इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। वो ठीक है, उसने गलत नहीं लिखा है, उसने तुम्हें 10 तक के लिए बोला है। एक H2SO4 लिखा होगा, HCl लिखा होगा, HBr लिखा होगा, HI लिखा होगा, HClO4 लिखा होगा, HNO3 लिखा होगा। 7 होगा क्या? HCl, अच्छा HClO3 भी लिख दिया। पता नहीं क्या बोल रहे हो, सब कुछ गलत ही बोला तुमने, जो भी बोला अभी तक। देखो टाइट्रेशन क्या होता है पहले वो समझ लो। एक चीज होती है लैब में कराते, तुम लोगों ने कराई होगी शायद। एक्चुअली क्या करते हैं टाइट्रेशन में, एक सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता होती है, और वो कितना वॉल्यूम लिया है ये भी पता होता है। एक चीज की तुम्हें कंसंट्रेशन भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। और एक दूसरी चीज लेते हैं ब्यूरेट में, जिसका वॉल्यूम पता होता है, कंसंट्रेशन पता नहीं होती, और फिर उस फ्लास्क में उस ब्यूरेट से ऊपर से टपकाते जाते हैं, और उसमें एक बीच में डाल देते हैं इंडिकेटर। काम का नहीं, बस पूछा इसलिए बता रहा हूँ, डरना नहीं, ठीक है। वो अलग अलग इंडिकेटर डालते हैं, किसी में फिनोप्थिलीन डालेंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में स्कूल में जनरली फिनोप्थिलीन डलता है। मिथाइल ऑरेंज भी डाल सकते हैं, मिथाइल ब्लू भी डाल सकते हैं, लिटमस भी डाल देते हैं कहीं। तो इंडिकेटर डालते हैं, उससे क्या होता है, अगर मान लो एक सोल्यूशन है और एक दूसरा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन से दूसरा सोल्यूशन जाके रिएक्शन करेगा, मुझे कैसे पता चलेगा रिएक्शन रुक गई है या रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? तो एक चुन के इंडिकेटर लिया जाता है, जो इंडिकेटर जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है कलर बदल देता है। मस्त चीज, एक ऐसा जादुई कंपाउंड है इंडिकेटर, जिसको ऐसे सावधानी से डाला जाता है कि हमें पता होता है जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो मीडियम एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा। जैसे अगर मीडियम एसिडिक रहे तो मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, मीडियम बेसिक रहे तो फिर फिनोप्थिलीन डाल देंगे। तो वहां पर वो क्या करेगा, कलरलेस से पिंक हो जाएगा। तो पहले सोल्यूशन कलरलेस था, जैसे तुमने बूंद डाली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तुरंत सोल्यूशन कैसा हो गया, पिंक। तुम ब्यूरेट बंद कर दोगे और फिर चेक कर लेना कितना वॉल्यूम तुमने गिराया, और फिर एक फॉर्मूला लगा देते हैं, M1V1 बराबर M2 पहले की कंसंट्रेशन इनटू पहले का वॉल्यूम बराबर दूसरे की कंसंट्रेशन इनटू दूसरे का वॉल्यूम। क्या पहले की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम तुम्हें पता थे? दूसरे का वॉल्यूम पता था और दूसरे की कंसंट्रेशन तुम्हें क्या आ जाएगी? ऐसा कराते हैं टाइट्रेशन। अभी जब फरवरी के बाद क्लास चलेगी ना तो ऐसे ही चलेगी, तुम कुछ बोलोगे मैं कुछ कराऊंगा, तुम कुछ बोलोगे मैं कुछ कराऊंगा, और 1 महीना हम यही कर रहे हो, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीख लें। और अभी मुझे थोड़ा सा सिलेबस खत्म कराना, क्योंकि तुम अपनी तरफ से रिलैक्स हो जाओ। जैसे देखो 10th के लिए तुम लोग कितने रिलैक्स हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है पूरा कोर्स हमारा बेसिक लेवल का हो चुका, और हमारे 90% सवाल भी बन चुके, मतलब एटलीस्ट तुम लोगों ने तो मेरे से पढ़ा है। हाँ नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, और मैं तो तब वेलकम करूंगा कि पूछो खूब। अभी भी बोलो, मैं चल रहा हूँ, ऐसे चलते रहेंगे अपन, है ना। शुरुआत कहाँ से की? और हम एन फैक्टर सीख रहे थे। क्या मैंने तुम्हें फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड के एन फैक्टर सिखा दिए? एक बार सल्फर के और कर ले। सल्फर का भी स्ट्रॉन्ग क्रश है ऑक्सीजन के पास। हाँ, ऑक्सीजन एक जादुई कंपाउंड है, बताएंगे तुमको। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और दूसरा दोनों हाथों से खींचता है। वैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, पर फ्लोरीन बदतमीज एक ही हाथ से खींचता है, तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है। जाने दो। तो सल्फर का स्ट्रॉन्ग क्रश है ऑक्सीजन के ऊपर, तो सल्फर और ऑक्सीजन फिर से क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड। लेकिन सल्फर थोड़ा सा रंगीन मिजाज का है, सल्फर एक नहीं कभी कभी दो दो क्रश भी रख सकता। मतलब फोस्फोरस के साथ लिमिटेशन थी कि फोस्फोरस जब डबल बॉन्ड वो बनाएगा तो कितने बनाएगा, लेकिन सल्फर कितने बना सकता है, दूसरा मजबूरी में बनाएगा। कैसी मजबूरी? जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा H2SO4 बनाओ, तुम कहोगे सर सबसे पहले S डबल बॉन्ड हो, अब कितने हाइड्रोजन है, तो दोनों को किससे जोड़ दूं,
क्या एक ऑक्सीजन बच गया? अब मजबूरी है। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? याद रखें। क्या तुम मुझे H2SO3 का स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो? जब हम फरवरी के बाद क्लासेस शुरू करेंगे ये वाली, तब ये सब चीजें मैं फिर से पढ़ाऊंगा, तो ऐसे टेंशन मत लेना कुछ भी। बच्चों को उसने दिखा दिया नॉर्मलिटी का क्वेश्चन, हम तो छोड़ रहे थे नॉर्मल, फैब के बाद ही पढ़ाते। अब पीपीएम पीपीबी भी पढ़ा देंगे, दो कंसंट्रेशन टर्म और होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। क्या सबसे पहले क्रश, उसके बाद क्या अब जरूरत है? एन फैक्टर, एन फैक्टर, दोनों का एन फैक्टर, लेकिन ये वीक एसिड है और ये हाँ बिल्कुल, सल्फर 2 बनाता है, सुन लो चाहो तो, सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है और 6 बना सकता है न्यूट्रल रहते हुए। कैसे रहते हुए? फॉस्फोरस न्यूट्रल रहते हुए 3 बनाएगा या 5 बनाएगा। जैसे तुमने H2S देखा है, इसमें सल्फर ने कितने बनाए? 2। तुमने SO2 देखा होगा, SO2 ऐसा होता है। तुमने SO3 भी देखा होगा। इसका भी कारण है कि 2 4 6 ही क्यों, फॉस्फोरस 3 और 5 ही क्यों? 11 केमिकल बॉन्डिंग। जब एन फैक्टर सीख गया, अब एएमयू वाला क्वेश्चन कर। नहीं रुको, एक चीज और बतानी है। देखो H3PO4 कितने H छोड़ सकता था? भूल गए होगे, बना लो स्ट्रक्चर बना लो, 3 छोड़ सकता था। तो क्या अगर मैं इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाऊं, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या ये NaH2PO4 बना सकता है? क्या ये Na2HPO4 भी बना सकता है? क्या ये Na3PO4 भी बना सकता है? बोलो, जब यहां से यहां गए तो एन फैक्टर कितना था? 1 2 3, 3 ही आंसर हो सकते हैं। अभी मैंने क्या सिखाया था? H3PO4 का इनफेक्टर वैसे कितना है? 3, क्योंकि वो कितने H छोड़ सकता है? यहां कितने छोड़े? इनफेक्टर कितना हुआ? यहां कितने छोड़े तो इनफेक्टर कितना हुआ? यहां कितने छोड़े तो इनफेक्टर कितना हुआ? यहां पे इनफेक्टर, यहां पर, यहां पर। अच्छा मान लो अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख के ही दे दूं, इसका इनफेक्टर बोलो, अब कोई रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट इसका पूछ रहा हूं मैं। अगर रिएक्शन ना दी हो तो कैसे निकालता हूं इनफेक्टर? कितने H छोड़ सकता है? कितने छोड़ सकता है? 1 छोड़ सकता है, 2 तो छोड़े बैठा है पहले से। इनफेक्टर कितना हो गया? अच्छा एग्जाम में स्टेटमेंट आया एन फैक्टर इज रिएक्शन डिपेंडेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अरे इतनी रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन के हिसाब से चेंज हो जा रहा है मैडम। एन फैक्टर इज रिएक्शन डिपेंडेंट। गुड। क्या तो ये बाजी ना देख लो, पहले क्लास में आके छक्के मार रही हो कमार। तो आईसीएससी की है तो तुमने पढ़ाई आईसीएससी में? देखो नहीं पढ़ा, डर रहा था हाँ ना बोल दे, नहीं पढ़ा उसने। इतना यहां तक तो नहीं जाते आईसीएससी। H3PO4 H3PO3 H3PO2 तक तो जाते हैं, है ना? सर अच्छी है ना इसका मतलब। ब्राउनस्टेड का, लुइस का, लक्स फ्लड का, लक्स फ्लड नहीं पढ़ाया होगा। सही है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे जरा बोलो, नीट का सवाल है ये,
वन होता तो पूछते नहीं, सही बात है ना। बहुत बढ़िया। एक होता है गंवार, एक होता है गंवार अल्ट्रा प्रो। जी निदा पार्ट 2 जी, बताइए। जी रिमशा जी, पता नहीं। जी इबा जी, पता नहीं क्या होता। बनाओ स्ट्रक्चर, कितने एच छोड़ सकता है, बस यही तो बताना है। फिर बना लो। बहुत अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से, तभी तो अच्छा सवाल है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो सोडियम आए हैं किसकी जगह आए होंगे? कितने सोडियम आए, कितने एच छोड़े होंगे? सही है। इसका मतलब इसका पेरेंट एसिड कौन रहा होगा? ये कितने एच छोड़ सकता था? 3 कैसे छोड़? अभी तो बनवाया स्ट्रक्चर। अबे दिमाग का एकदम ढक्कन खोल के बैठो। कितने एच छोड़ सकता था? और 2 ही छोड़ दिए, तो जो एच है क्या वो छोड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो तो कौन सा एच है जो किससे जुड़ा है? 0 है। इनफैक्टर कितना है? 0। मतलब ऐसे बोलो, इनफैक्टर इज नॉट डिफाइंड। कहां पे 1? बिल्कुल, इसका पेरेंट एसिड सोचो। पेरेंट एसिड कैसे सोचना है, स्कीम तैयार कर लो दिमाग में। कितने एन आए, यानी कि एन किसकी जगह आए होंगे? तो एच कितने रहे होंगे? 2। एक पहले से है, 2 और थे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा आएगा? यानी कि ये कितने एच छोड़ सकता था, कितने छोड़ दिए? अब ये एक और छोड़, समझ गए मेरी बात? ऐसी देखो एक और, अब की बार और क्या आ सकता है? अब जैसे सिखाया बिल्कुल वैसे ही चलो। हाँ, एक ही आंसर देना है। यस वाह, अभी मत जाने तो, एवा अच्छे से आंसर दे रही है। रुक जाओ, फादर को बोलो 15 मिनट वेट करें। एवा माने जाने का तो नहीं जाने देंगे, बोल दो। 1 होगा कि 2 होगा कि 0 होगा? बोलो बोलो। तब तारीफ कर दी तुम गलत आंसर दोगी। कितने एच छोड़े हैं इसने, यानी कि पेरेंट एसिड कौन रहा होगा? H3PO2 कितने एच छोड़ सकता था? बट आई एम आस्किंग अबाउट दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड कितने H प्लस छोड़ सकता था? 1, और 1 ही इसने, तो क्या आप छोड़ेगा? फैक्टर नॉट। अरे क्या पूछते हैं ना हम, क्या एक और नया कंपाउंड दूं? इसी को फिर से समझाऊं? देखो स्कीम तैयार करो ना, ये पहले ये टोपा डाओ, ये पता नहीं क्या बन के बैठ गई है। देखो, एक कैप, एक एन है, तो ये एन किसकी जगह आया होगा? एच की जगह, यानी कि इसका पेरेंट एसिड कौन रहा होगा? अब बस सारी गाड़ी यहीं पे है, इसका इन्फेक्टर निकाल लो कितना है? 1। 1 इन्फेक्टर क्यों था? एक ही H प्लस छोड़ सकता था, और क्या इसने वही छोड़ के यहाँ Na लाया होगा? अब आगे नहीं छोड़ पाएगा ना ये। बोलो, क्लियर है? अब एक और कर दो। यो शट अप। अब जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा।
चुप ही रहना है सबको, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। चुप, जिससे पूछेंगे वो बताएगा बस। मार दूंगा मैं तुम्हारा दरिया, मारूंगा मैं पकड़ के। बताना नहीं है, बताओ। ठीक है, देखते हैं। अरे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, कोई मतलब होता है? दिल पे हाथ रख के पूछो, पेरेंट एसिड कौन होगा? H4P2O5। ठीक है, बताओ इसका एन फैक्टर कितना होता था और कितने दे दिए इसने, तो अब कितना बचा होगा? सलीना जी ने एक बार में सही आंसर दिया है। देखा सलीना जी, प्यार हो गया केमिस्ट्री से। तो कितना हो गया बोलो भाई? आंसर सही नहीं आ रहे हैं अभी, आंसर सही चाहिए बाजी। तारीफ कर दी हमने। चलो एक और, पहले ये वाला तो करा दे, जिसके चक्कर में इतनी कथा शुरू करी थी वही क्वेश्चन रह गया बाकी। हटा दूंगा मैं। अब इसका पेरेंट एसिड भी मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, अब खुद सोचो। कोई आंसर नहीं बोलेगा। हटाना पड़ेगा, तुम कमा रहे हो, तुम लोग स्टिकर बना दोगे मुझे पता है। मजा आ रहा है कि नहीं? देखा, ऐसे ही आता है मजा, जब सवाल बनने लगते हैं तो मजा आने लगता है। बताना नहीं है, बताना नहीं है, इशारा कर दो वहीं से। थोड़ा सा और सही करो, ये जो सिंगल सिंगल लगा है डबल कर दो इनको। हाँ, शीट पे क्यों बनाया? कहाँ है स्ट्रक्चर? बनाओ बनाओ स्ट्रक्चर। सही जा रही है, चलते चलो। कितने ऐसे कितने बनाए हैं? मन से नहीं पढ़ रही हो, पापा के साथ जाना है? क्या 2 सल्फर हैं? अच्छा, पेरेंट एसिड बोलो। इसको लोग प्यार से ओलियम बुलाते हैं। अब इन्होंने इसी का नाम लिया था तो मैं बात के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, इसको लोग मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। वो H2S2O8 होता है। आप 9 में बह गए। अब तो क्या होगा, रिकॉर्ड हो गया तो यार हद है। चलो, तो इसका पेरेंट एसिड कौन होगा? क्या 2 सल्फर हैं? दोनों सल्फर का एक एक क्रश। क्या 2 हाइड्रोजन भी हैं? तो अगर इसको OH दोगे तो क्या इसको भी OH? क्या H खत्म हो गए? क्या अभी भी 3 ऑक्सीजन बचे हैं? सल्फर लेकिन रंगीन मिजाज का है वो, यानी कि H2S2O7 का एन फैक्टर कितना हुआ? 2। वो कितने H प्लस छोड़ सकता है? लेकिन छोड़े कितने हैं? क्या अभी एक और छोड़ा जा सकता है? एन फैक्टर 1। ठीक है चे, क्या हो गया? छोड़ दें तुमको? अच्छा, क्वेश्चन करा दूं ये वाला। एएमयू के क्वेश्चनों की बहुत तुम्हें चिंता रहती है, पता नहीं क्या तुम लोगों पे जादू कर दिया एएमयू वालों ने। लो भैया, 2017-18
अमू में आया था ये, एटॉमिक मास यूनिट। तारा जी आजकल बहुत नोटिस कर रही हैं। डज गॉड एग्जिस्ट सर्च करती हैं। तो देखो क्या दिक्कत है। पता है मैंने भी वो डिबेट देखी थी, है ना, और फिर मैंने अपनी एक दोस्त को बोला, है ना, यार तुझे पता है एक डिबेट आई है डज गॉड एग्जिस्ट, उसको देख। तो उसने मुझे बड़ा सुंदर आंसर दिया और मैंने कहा यार इसने कितनी पूरी डिबेट का सार एक लाइन में बोल दिया। उसने बोला मैं तो मानती हूँ, मुझे देखने ही क्या। मतलब मैं उसकी बात सुन के एकदम से दंग सा रह गया कि यार कितनी सही बात बोली इसने। मैं प्रूफ की जरूरत क्या, हम मानते हैं बात खत्म हो गई हमारे लिए, है ना, जो नहीं मानता उसके लिए बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने पूरी देखी थी, हालांकि मुझे बड़ा मजा आया। हाँ जो भी बोल रहे हैं, हाँ तो देखो ऐसी चीजों को डेफिनेटली प्रूव भी नहीं किया जा सकता, डिसप्रूव भी नहीं किया जाता। देखा किसी ने नहीं है, सब अपने अपने तुक्के बिड़ा रहे हैं। अब जिनको मान के सही तसल्ली मिल रही है मान लो भाई, मानने में ज्यादा तसल्ली मिलती है, मुझे तो ऐसा लगता है। मानो तो बढ़िया है, क्या पता हुए। मान रहे हैं नहीं हुए कोई टेंशन नहीं है, और हुए और नहीं माना तो डंडे मारेंगे, माना नहीं तूने मुझे। आज स्पीड थोड़ी तेज है क्या, क्यों नेताजी, आज स्पीड थोड़ी तेज है क्या, आज जोश ज्यादा है, आज मजा ज्यादा आया। डी, यार इसमें आंसर टिक लगा नहीं है, देख लेता हूं। सॉरी यू आर रॉन्ग। वेरी गुड। दिल पे हाथ रख के देखो कितने हैं, छोड़ सकता है 3 छोड़ सकता है, पर छोड़े कितने हैं 2। कितने छोड़ सकता था 3, यहाँ पे 3 है ना, बोलो ये 3 छोड़ सकता था, पर प्रोडक्ट में देखो कितने हैं अब 1, यानी कि 2, इसीलिए तो 2 माइनस आया है। यानी कि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हाँ, सोडियम पे चार्ज क्या होता है +1, बोलो 2 सोडियम पे +2, तो अगर सोडियम हटेगा तो जो 4, तो कितना आएगा माइनस, सही है। तो इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे, और नानी इज इक्वल टू एन मम्मी, एन फैक्टर 2, और मम्मी कितनी है 0.3, मम्मी 3 0.6। लो जी, एक ही आया था कि एक और उससे नहीं। शिवाजी जाना तो नहीं है, फिर नहीं जाने देंगे, हाँ बोल रही हो, अब तो नहीं जाना तो फिर क्यों ही करोगी, बैठो। अरे पढ़ो, मजा नहीं आ रहा क्या, जाना भी है चलो। आओ। नॉर्मेलिटी बतानी है। तो 7 नंबर का है हमारा।
वही तो निकालना है तुमको। जीरो पॉइंट जीरो। हाँ जी। हाँ, नहीं सर, इसका पेरेंट एसिड, यस सर, और ये कितने एच छोड़ सकता है, लेकिन कितने छोड़े हैं इसने, तो अभी और कितने छोड़ देगा, फैक्टर 2 हो गया। बोलो, जीरो कैसे आया? बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे वो जो ट्रिक व्रिक सिखाते हैं ना, सब फेल हो जाती हैं ऐसे सवालों में। क्या? हाँ। अरे देखो, मास बाई मास परसेंटेज के सवाल आए हैं, ओ इस वाले चैप्टर में दे रखे थे। चलो लिखो, ये भी कर लेते हैं, तो पढ़ा दिया है। देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, नहीं ऐसे ही बोल रहा हूं, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, a solution contains 40 gram of 40 gram of common salt in 320 gram of water, in 320 gram of water. What will be the concentration in terms of mass by mass percentage? What will be the concentration in terms of mass by mass percentage? क्या बोल रही हो? गुड, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। गुड, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। 0.8 कुछ भी कर रही है ना। हाँ हाँ, 11.1, वेरी गुड। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन 320 प्लस 40 ना, इंटू 100/9। क्या किया तुम लोग? इतना सिंपल सवाल नहीं हुआ। हाँ, 500। 500 कहाँ है? 500 कहाँ से आए? अच्छा, 360। अब देखो, डिवाइड करना तो देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 30। ये टफ बात थी। डिवीजन वगैरह टफ है, एंट्रेंस में ये आ सकता है सब कुछ। इन इंपॉर्टेंट कॉल। चलो एक और लिखो। हाँ, ये बढ़िया है। कैसे निकाल पाते होंगे बच्चे एंट्रेंस? सही में सीबीएसई वालों के तो, सीबीएसई वालों के तो बस का नहीं है। बिना कोचिंग के, बिना कोचिंग के भाई, कोई ऐसा स्पेशल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ जो बाकी नहीं पढ़ा पाए। तो क्या हो गया? समझ चुके तुम लोग मुझे। अरे तो इम्पोर्टेंट है लिखना, राजी बुरा मान जाएंगे। तुम लोग के 10th की तो पूरी बन चुकी है ना ये वाली बुक? आवाज नहीं आई मुझे।
10th के चैप्टर की तो पूरी बना ली ना तुमने ये वाली? वो तो क्लास में ही बनवाई थी अपन ने ना? क्यों क्लास में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाए थे तुमसे? 0.550 10th की लगा ली नहीं वाली? क्यों क्यों? तो खुद ही नहीं याद है। वेरी बैड। सारा जी आपने? मैडम 10th पढ़ के ही घर गई हो ना? 10th के चैप्टर लगा लिए कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। क्यों? 10th के कंप्लीट करो इससे। क्या मैसेज किया तुम? 11th क्लास का डिपार्चर टाइम। तो तुम्हारा डिपार्चर टाइम बताऊं मैं? 7:15? नहीं 7:06 हो रहे हैं अभी तो। 7:15 लिख दूं ना? कल की पढ़ाई चीज़ याद नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ना है। मोल्स खा अच्छा ऑप्शन नहीं दिया ना मैंने तो देख के कम से कम तुक्के तो मार पाओगे तुम लोग। मैंने एक सवाल कराया था तुम्हें ऐसा सेम, लगी ये तो मैंने आज देखा है। ये Cl2 वाला याद है तुमको? मैं क्लोरीन की पूछी थी। करो। अरे गंवार। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। करो। मैं बोला तो नंबर ऑफ सॉल्यूट। अच्छा देखो, तुम्हें वेट किसका दिया है तो मोल्स भी किसके निकालोगे तो मोलैरिटी भी किसकी आएगी। पहले इतना काम कर लो। Na2SO4 का मोलर वेट निकालो। 23 इंटू 2 46, सल्फर का 32 और ये हो गया 64। 4 10 और 2 12, 4 10 और 142। तो मोल्स कितने आ गए? मोल्स आ गए 0.55 अपॉन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है? ओके, वैसे देखो ये पानी का वॉल्यूम है, सोल्यूशन का वॉल्यूम या ही ऐसे केस में ये मान लेते हैं जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का रहा होगा, क्योंकि सोडियम सल्फेट ने जाकर वो जो बीच के गैप हैं उनको फिल किया होगा, उसने वॉल्यूम को राइज नहीं किया। तो 100 ml मान लेते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5.5 अपॉन, ये किसकी मोलैरिटी आई है? Na2SO4 की, पर हमसे किसकी पूछी है?
और एक Na2SO4 में कितने Na प्रेजेंट हैं? 2 2 बाइट दो, देखो कितना आ रहा है फिर। तो ऐसा कर लो इसको 550/71 इंटू 10 पे पावर -2 लिख सकता हूं। अब आसानी से डिवाइड दे सकता, ऐसा कर लो। अगर मान लो ये 70 होता, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, देखो ये कट जाता और ये हो जाता 7 8 जा 56। तो 8 से थोड़ा सा छोटा, 8 से छोटा देखो कौन सा है? 77। 80 से छोटा कौन है? 77। अगर यहाँ पे मैं 80 लिखता या 8 लिखता, उसमें 10 पे पावर -2 करता तो 0.08 हो जाता। तो 0.08 से हल्का सा छोटा कौन है? पर बढ़िया है, सही टाइम पे तुमने ज्ञान चक्षु खोले सबके, जरूरी था। अब टाइम मिल जाए अभी ऊपर लेवल बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। धुएं निकाल दिया। चलो तो अब मैं बोल सकता हूँ ऑफिशियली कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गए, तो कुछ नहीं बचा कि कुछ बचा है? क्या बताओ? वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट है, वो कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट है वो। हाँ रिडॉक्स का पार्ट है, रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट्स। कंसंट्रेशन टर्म में वैसे तो इंटर कन्वर्जन्स बचे हैं, पीपीएम पीपी पी बराबर एनआरटी। कल अपन आइडियल गैस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी ग्राफ्स हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सबको डिस्कस। तो बोलो पहला शुरू कर लेंगे, या मैं सोच रहा था पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेते, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स थ्योरी, सारा कुछ हो जाए।